बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदे के लवाज़मात क्या क्या होते हैं जिसके बगैर मुआहदा तय नहीं पाया जा सकता। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्रॉस रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बगैर एक मुआहदा नहीं तय पाया जा सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन। एन एग्रीमेंट व्हेन इट बिकम enforceable by law is known as contract. A contract is exchanged the promises by two or more persons resulting in an obligation to do or to refrain from doing a particular act, which obligation is recognized and enforced by law. वो कहना चाह रहा है कि ऐसा मुआहदा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कानून के ज़रिए से इन्फोर्स करवाया जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट असल में क्या है? एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। इसमें दो पार्टीज़ भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है, एक पार्टी कभी भी मुआहदा नहीं कर सकती अपने आप के साथ। ये मुआहदा हमेशा दो पार्टीज़ के दरमियान होता है और अनलिमिटेड हो सकती हैं दूसरी पार्टीज़, और उसके अंदर इन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस रखी होती हैं कि आपने इस चीज़ों को फॉलो करना है और इनसे बाज रहना है। रेलेवेंट प्रोविज़न कौन कौन सी है जी? सेक्शन 2H10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्रॉस रेफरेंस में आ जाता है सेक्शन 11, सेक्शन 14, 17 एंड 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब हम देखते हैं जो डिफरेंस ऑथर ने जो है डेफिनेशन दी है वो क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ में क्या कहा गया है जी? आ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट को किसे किसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू पोलॉक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो इकरारनामा या मुआहदा जो कि इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सालमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। सालमेंट कह रहा है जी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक मुआहदा इसे कहा जाता है जो कि डिफ़ाइन करे और क्रिएट करे ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल्स के कौन कौन से और क्या क्या है। वो कह रहा है जी, इन ऑर्डर टू नो द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू लुक सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हमने सेक्शन 10 के बारे में जानना होगा। उसमें बताया गया कि एसेंशियल्स कौन कौन से हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। इट सेज all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and not hereby expressly declared void. Thus, keeping in view the language of section 10, we will discuss its ingredients as follow. वो कह रहा है जी, अगर हम एसेंशियल कंडीशन को जानना चाहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें सेक्शन 10 जो कि 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है उसे हमें पढ़ना होगा। और सेक्शन 10 में क्या कह रहा है जी कि आल एग्रीमेंट्स यानी तमाम के तमाम मायदे वो हैं जो कि फ्री कंसेंट के साथ किए जाएं या फिर लॉ कंसल्टेशन यानी कानूनी बदले या बदले आहद से किया जाए। इसके अलावा वो कहना चाह रहा है जी, इन कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कोई कानूनी मकसद भी होना लाजम है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है जी? जो फ्री कैन है वो आज़ादाना रजामंद हो।
ठीक है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना डाला जाए। An important essential of a valid contract is that it should be made through the free consent of the parties. According to Section 14 of Contract Act 1872, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. और सेक्शन 14 जो है वो हमें बताता है कि एक फ्री कंसेंट कहते किसे हैं। फ्री कंसेंट पे कोई आप पे कोई जबर या दबाव ना डाले कि यार ये काम करो नहीं तो तुझे जान से मार देंगे, या किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, या कोई फ्रॉडली कोई ऐसा काम ना करे, या कोई मिस रिप्रेजेंट करके आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे, या कोई मिस्टेक ना हो। अब आपको कोई मिस्टेक किस चीज़ की, मिस्टेक बाय फैक्ट्स भी हो सकती है और मिस्टेक बाय लॉ भी हो सकती है, इन दोनों में ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कानूनी मकसद होना चाहिए उसका कोई ना कोई, ये ना हो कि गैर कानूनी कोई मकसद हो उसका, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ का कर रहे हो जो गैर कानूनी हो, लाइक ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या कोई ऐसा माफिया चला रहे हो, या किसी बंदे मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये लॉफुल नहीं है। An important element of a valid contract is that it should be made with lawful and moral object. Section 23 of Contract Act 1872 deals with the lawful object. Section 23 जो है वो ऐसे डील करता है lawful object से। Contract should be made for legal and lawful object. इसमें कह रहे हैं 23 में क्या कह रहा है जी, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ज़रूरी है कि लीगल और लॉफुल हो, उसका कोई ना कोई मकसद हो, और वो लीगल हो, इलीगल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रपोजल, यानी किसी को के लिए इजाब करना या फिर उसे प्रपोज करना कि यार मैं ये चीज़ आपको बेचना चाह रहा हूँ, क्या आप ख़रीदोगे। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है। फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट शुड मेक अ प्रपोजल टू एन अदर पार्टी। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। For making a valid contract, it is necessary proposal should be accepted by the party to whom the proposal has been made. ये ज़रूरी है कि जो प्रपोज़ल हमने बनाया वो दूसरी पार्टी के लिए वो अगली एक्सेप्ट करे, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं है कि जी वो एक्सेप्ट ही ना करे तो आप खुद से कह दो जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमने प्रपोज़ल बनाना, देन एक्सेप्टेंस, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। फिर वो शराइत वगैरह जो है वो आपने बाद में मिल के रखनी होती है। फिर उसके बाद आया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ यानी देखा जाता है कि जो पार्टीज़ हैं उनमें वो इतनी अहल भी हैं कि नहीं। An important essential of a valid contract is that parties to contract should be capable of making contract. इसमें ये कहना चाह रहा है कि जी ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि देखा जाए कि जो फ्री कैन है वो इस चीज़ के कैपेबल भी हैं कि नहीं है मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन लाइक माइनर और इंसेन कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कोड जो है वो माइनर किसे कहते हैं, जिसकी एज जो है 17 ईयर्स से कम हो। माइनर और इंसेन जो पागल होता है उस शख्स के साथ अगर कोई मायदा किया जाए तो कोर्ट उस चीज़ को नहीं मानती, उस मायदे को मायदा नहीं समझा जाता। सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द कैपेसिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। जो सेक्शन 11 है वो इस चीज़ से डील करता है, जिसमें वो बताया जाता है जी इट सेज एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो इज़ ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। इसमें वही बात कर रहा है कि जी हर वो शख्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है जो कि एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18 प्लस है, यानी माइनर नहीं, वो मेजर हो गया। ठीक है, और उसके अलावा जी वो साउंड माइंड है उसका, यानी वो इंसेन नहीं है या ड्रिंकर नहीं है या ऐसी कोई चीज़, या एडिक्टेड नहीं है किसी चीज़ का, या मेंटली डिसेबल नहीं है। इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि अगर ऐसा कोई शख्स होगा जो कोई मेंटली डिसेबल हो, एडिक्टेड हो, ड्रिंकर हो, इंसेन हो या माइनर हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, यानी आपने जो मायदा लिखना है उसमें हर चीज़ जो है वो क्लियर कट लिखी गई हो।
ठीक है। वर्डिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर एंड नॉट अनसर्टेन और वॉग। अनसर्टेनिटी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इफ द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट आर अनसर्टेन इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपने जो मुआहदा करना है उसमें आपने हर चीज़ को एज इट इज़ लिखना है और एक किस्म का निशानदही करनी है कि यार ये फ़लानी चीज़ के साथ आपका मुआहदा है। लाइक मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, दोनों का सेम कलर है, ठीक है। तो अब मेरे साथ मुआहदा हुआ है एक गाड़ी का, लेकिन मैं उसमें ये ना लिखूं कि जी फ़लानी गाड़ी थी, सेम कलर था, लेकिन चेसी नंबर ना लिखा जाए, तो ये अनसर्टेनिटी में आ जाता है। चेसी नंबर या नंबर जो है आगे पीछे गलत कर दूं मैं, तो ये अनसर्टेनिटी में आ जाता है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। उसके बाद है लीगल फॉर्मेलिटीज़। हमारा लास्ट पॉइंट है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ यानी कानूनी तरीक़ाकार। कानूनी तरीक़ेकार में क्या आता है जी? इट इज़ एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इट मस्ट बी रिटन, साइंड एंड अटेस्टेड बाय द विटनेसेस एंड रजिस्टर्ड इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ इन फोर्स। उसमें कानूनी तरीक़ाकार में ये आता है कि विटनेसेस वहाँ पे जो मौजूद होंगे ऑन द स्पॉट, उनसे लिखवाया भी जाए, साइन भी करवाया जाए और अटेस्टेड यानी उन्हें भी दिखाया जाए कि यार ये हमने लिखा हुआ है, ये आप भी तसल्ली कर लो। आप अगर किसी और से तसल्ली करवाना चाह रहे हो उनसे तसल्ली करवा लो। उसके बाद उसे रजिस्टर्ड करवाया जाए, थाने में रजिस्टर्ड करवाया जाए, अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है इसके थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन देखिए, इसके रेलेवेंट प्रोविज़न सेक्शन 2H इससे डील करता है, क्रॉस रेफरेंस में 11, 14, 17, 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और सेक्शन 17 जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का डील करता है। फिर ऑक्सफोर्ड की जो डेफिनेशन देखी है, पोलाक की देखी है, सालमन की देखी है। देन हमने देखा है जी एसेंशियल्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यानी एसेंशियल्स एक्चुअली में आए कहाँ से, ये सेक्शन 10 से आए हैं। सेक्शन 10 में इसकी डिटेल बताई गई है। उसमें फ्री कंसेंट के बारे में देखा है। फ्री कंसेंट के बाद हमने देखा है सेक्शन 14 जो है वो डील करता है फ्री कंसेंट से, और बताया गया कि उस पर कोई जबर वगैरह ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फ्रॉड ना किया हो, फिर ही फ्री कंसेंट कहलाया जाता है। फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, यानी कानूनी मकसद होना चाहिए इसका पीछे। देन प्रपोज़ल होता है। फिर एक्सेप्टेंस के बारे में बात की गई है कि एक प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट ना किया जाए तो वो प्रपोज़ल नहीं रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात की गई है कि फ्री कैन के बारे में देखा जाए कि यार वो इस चीज़ के कैपेबल भी हैं कि नहीं है, कहीं वो इंसेन तो नहीं है, या फिर वो ड्रिंकर तो नहीं है, या एडिक्टेड तो नहीं है किसी चीज़ के। देन हमने बात की है सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, यानी जो भी चीज़ लिखी गई हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सर्टेन हो और क्लियर हो, यानी हमें क्लियरली बताया गया हो कि फ़लाँ चीज़ है जिसके बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा है लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कानूनी तरीक़ाकार क्या है इसका करने का, और हमने कैसे इसे रजिस्टर करवाना है।